हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा जो डीएनए एप्लीकेशन टॉपिक चल रहा था उसमें पॉइंट नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे थे न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको यहाँ तक लिखवा दिया था। ये पॉइंट हमने डीएनए पॉलीमरेज 3 का पूरा रोल हमने डिस्कस किया था और यहाँ तक मैंने आपको लास्ट समझाया था डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो एक्टिविटी था वहाँ तक पूरा समझाया था। एक बार थोड़ा सा याद आ जाए, रिकलेक्ट हो जाए तो हम 5 मिनट का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमारा डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है। अब है ना डीएनए हमारा डीएनए या बैक्टीरिया का डीएनए बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, तो पूरे डीएनए का हम एक साथ रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो पूरे डीएनए का हम थोड़ा 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 करके रेप्लिकेशन करते हैं। ओके। रेप्लिकेशन के लिए पहली चीज चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमारे डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। वो सीक्वेंस से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हमारे डीएनए में ओरी ना हो तो हम रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकेंड चीज होती है हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। डीएटीपी, डीएएमपी, डीसीएमपी, टीएमपी, डीजीएमपी, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स इनएक्टिव होते हैं, हमें उन्हें एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए हमें उनका फोस्फोरिलेशन करना होगा, मतलब हमें उनमें फोस्फोरस को ऐड करना होगा, जिससे एएमपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, सीएमपी सीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि मोनोफोस्फेट जो है वो ट्राइफोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अदर देन दैट हमें कुछ एंजाइम चाहिए। अब है ना हमारा जो डीएनए होता है वो ऐसा होता है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से एसोसिएटेड है। आपको डायरेक्शन ये पकड़ना है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ऐसे हमारा डीएनए है। अब है ना एक एंजाइम होती है जिसका नाम है हेलिकेस। ओके, या फिर हम उसको अनवाइंडेज कहते हैं। वो हेलिकेस क्या करती है? अब ये जो अपर स्ट्रैंड है 3 टू 5 प्राइम वाला और ये जो लोअर स्ट्रैंड है 5 टू 3 प्राइम वाला, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। हेलिकेस एंजाइम क्या करती है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट कर देती है। अब सपोज हम हेलिकेस को यहाँ पे अटैच कर देते हैं, तो हेलिकेस क्या करेगी? यहाँ पे अटैच होगी तो यहाँ जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं सबका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है सबका ब्रेक डाउन हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाने से ये अपर डीएनए स्ट्रैंड और लोअर डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो हमें टिपिकल स्ट्रक्चर मिलेगा डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो मैं अब स्ट्रेट अवे एक रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम बना रहा हूं। ये एक टिपिकल रेप्लिकेशन फॉर्क है। ठीक है। अब ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, अगेन आपको डायरेक्शन याद रखनी है। आपको इस साइड, इस डायरेक्शन में रीड करना है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस डायरेक्शन में रीड करना है, तो 3 टू 5, 5 टू 3। यहाँ पे हम हेलिकेस एंजाइम को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम हेलिकेस एंजाइम को ऐड करते हैं, तो हेलिकेस ने यहाँ के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर हो गए। यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो ये दोनों स्ट्रैंड अभी भी जॉइंट है, मतलब इतने से एरिया का ही रेप्लिकेशन होने वाला है। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हेलिकेस जब इन दोनों स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से
ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तब है ना झटका लग सकता है। तो दोनों स्ट्रैंड एकदम स्टेबली एक दूसरे से दूर जाए, ऐसे झटके से ना जाए, स्टेबली एक दूसरे से दूर जाए, इसके लिए दोनों स्ट्रैंड पे एक स्पेशल प्रोटीन बाइंड होता है। या यहाँ पे जो प्रोटीन बाइंड होता है ये एक स्ट्रैंड का है और ये दूसरे स्ट्रैंड का है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या कहते हैं? SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, अब है ना जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी और है कि दोनों वापस पास आके सुपर कॉइल हो जाए। ओके, तो जब दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो जब तक रेप्लिकेशन कंप्लीट ना हो तब तक वो वापस पास आके हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते या फिर वापस पास आके सुपर कॉइलिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम एक एंजाइम को यूज करेंगे जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज इन द केस ऑफ यूकैरियोट और ये गायरेस इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो वो एंजाइम को हम यूज करेंगे। तो वो एंजाइम को मैं यहां पे लगा देता हूं, ये रही वो एंजाइम। तो इस एंजाइम को हम कहेंगे टोपोआइसोमरेज या फिर इसको हम कहेंगे गायरेस। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोपोआइसोमरेज, इसको हम कहते हैं टोपोआइसोमरेज। ठीक है, तो ये तीन एंजाइम के रोल मैंने आपको समझा दिए। टोपोआइसोमरेज क्या करता है? टोपोआइसोमरेज डीएनए के दो स्ट्रैंड पे अलग होते वक्त जो टेंशन आता है, जो स्ट्रेस आता है, उसे दूर करता है। इससे क्या होता है? दोनों स्ट्रैंड जब एक दूसरे से दूर जाती है तो दूरी रहती है, वापस पास आके सुपर कॉइल नहीं होती है। ये काम टोपोआइसोमरेज का है। अब चलो रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। अब हमें नया डीएनए बनाना है। ओके, हमें नया डीएनए बनाना है। ये 3 to 5 का एक पेरेंट स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा और ये 5 to 3 का एक पेरेंट स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा। टेम्पलेट मतलब वो अपने कोड्स दे रहे हैं कॉपी करने के लिए, उसे टेम्पलेट कहते हैं। अब क्या होगा? नया डीएनए बनाने के लिए हमें रिएक्टिव ग्रुप चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे डीएनए के पास कोई रिएक्टिव ग्रुप नहीं होता। डीएनए की जो शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसके पास कोई रिएक्टिव ग्रुप होता ही नहीं है। तो अगर हमें नया डीएनए बनाना है तो हमें एक रिएक्टिव ग्रुप चाहिए। वो रिएक्टिव ग्रुप हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो रिएक्टिव ग्रुप हमें आरएनए प्रोवाइड करता है। तो आरएनए की जो शुगर होती है उसके 3rd कार्बन का OH ग्रुप हमेशा फ्री रहता है और वो रिएक्टिव ग्रुप नया डीएनए बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नया डीएनए बनाने से पहले हमें एक छोटा सा आरएनए बनाना होगा। वो आरएनए 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगा और वो आरएनए पेरेंटल डीएनए के 3 प्राइम एंड पे बनेगा। ठीक है, और वो पेरेंट डीएनए को कॉपी करके बनेगा। मतलब पेरेंट डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उसी को कॉपी करके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। कि अगर पेरेंट के डीएनए के पास ए है तो आरएनए में आएगा यू, पेरेंट डीएनए में जी है तो आरएनए में आएगा सी, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है ये उसका 3 प्राइम एंड है। ओके, और नया आरएनए हमेशा पेरेंट के 3 प्राइम एंड पे ही बनता है। तो ये पेरेंट का 3 प्राइम एंड है तो नया आरएनए इस पॉइंट से बनेगा और ये पेरेंट का 5 प्राइम एंड है, वहां तो नया आरएनए बन नहीं सकता। नया आरएनए पेरेंट के 3 प्राइम एंड पे बनता है तो इसका 3 तो यहां आता है पर यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, तो जहां नहीं है उसे 3 गिनो। तो कहां नहीं है? यहां नहीं है, तो इसे हम 3 गिनते हैं। तो यहां पे एक नया आरएनए बनेगा। आरएनए बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए डीएनए को कॉपी करके बनने वाला है, तो एंजाइम का एक्चुअल नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो यहां पे मैं एक छोटा सा आरएनए बना देता हूं। अगर पेरेंट का डीएनए 3 प्राइम है
तो आरएनए होगा 5 प्राइम। और यहां पे भी मैं एक छोटा सा आरएनए बना देता हूं। हमने यहां पेरेंट का 3 प्राइम गिना है, तो ये आरएनए का होगा 5 प्राइम। ओके, ये आरएनए का होगा 5 प्राइम। तो इस तरह से दोनों साइड हमने छोटा छोटा आरएनए बना दिया है। तो ये जो छोटा सा आरएनए बना है उसका नाम है आरएनए प्राइमर। उसका नाम है आरएनए प्राइमर। अब जैसे ही हमने आरएनए बना दिया तो आरएनए ने क्या प्रोवाइड किया हमें? आरएनए ने अपनी जो शुगर है, राइबोस शुगर, उसका जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे जो फ्री हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप है वो प्रोवाइड किया। OH एक रिएक्टिव ग्रुप होता है और ये OH ग्रुप हमें नया डीएनए बनाने के लिए एक रिएक्टिव ग्रुप की तरह काम आएगा। तो अब हम नया डीएनए बना सकते हैं। ओके, नया डीएनए बनाने के लिए हमें एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास 3 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन सबसे फास्ट और एफिशिएंट काम करने वाली जो एंजाइम होती है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। उसी तरह जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 7 टाइप्स की होती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ऐसे टोटल 7 टाइप की होती है। उसमें से जो एप्सिलॉन होती है और जो थीटा होती है वो हमारे काम आती है रेप्लिकेशन में। पर हम तो बैक्टीरिया का स्टडी करेंगे तो हम यूज करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगी? अब नया डीएनए बनाने का स्टार्ट करेगी। तो एक चीज हमेशा याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज का फिक्स डायरेक्शन होता है। वो नया डीएनए बनाती है और हमेशा बनाती है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये उसका फिक्स होता है। तो नया डीएनए हमेशा बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो पेरेंट या फिर जो टेम्पलेट होगा वो हमेशा होना चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कैसे याद रखोगे? नया डीएनए बनता है 5 टू 3, तो पेरेंट का डीएनए होना चाहिए 3 टू 5। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास 2 पेरेंटल स्ट्रैंड है। उसमें से जो ये वाला स्ट्रैंड है वो 3 टू 5 है। ओके, ये वाला स्ट्रैंड है 3 टू 5। तो नया डीएनए बनेगा 5 टू 3 और कंटिन्यूअस बनेगा। तो क्या होगा पता है? यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे पेरेंट के डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें कॉपी किया जाएगा। पेरेंट के डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन्हें कॉपी किया जाएगा। ठीक है, और कॉपी करने के बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। अब सपोज ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है। इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स को हमने कॉम्प्लीमेंट्री अरेंज किया। अगर पेरेंट के पास एडिनाइन है, यहाँ पे एडिनाइन है तो ये होगा थाइमीन। अगर ये ग्वानिन है तो ये होगा साइटोसिन। अगर ये साइटोसिन है तो ये होगा ग्वानिन। अगर ये थाइमीन है तो ये होगा एडिनाइन। तो ऐसे हमने क्या किया? हमने पेरेंट का जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको कॉपी करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अरेंज किया, जो मैंने छोटे छोटे डॉट्स के तरीके आपको सब बताया है। तो ये छोटे छोटे डॉट्स क्या है? ये छोटे छोटे डॉट्स पेरेंट्स के न्यूक्लियोटाइड के, पेरेंट डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब क्या होगा? ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है न्यूली फॉर्म डीएनए के और पेरेंट के जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेगा। अब एक्शन में आएगी एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगी? डीएनए पॉलीमरेज 3 ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स मैंने अरेंज किए हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगी। कौन सा बॉन्ड बनाएगी? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगी। इससे क्या होगा पता है? 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ऐसा बनेगा। तो अगर ये 2 ज्वाइंट हो गए, ये 2 ज्वाइंट हो गए, ये 2, ऐसे करते करते सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे और हमें मिलेगा एक न्यू डीएनए
जो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज हुआ है। ये न्यू डीएनए हमें मिल गया जो ब्लू कलर से बनाया है, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 प्राइम। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमने पेरेंट के डीएनए को कॉपी करके नया डीएनए बनाया। ओके, हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, और ये जो है वो न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है। तो ये जो ब्लू कलर का बना वो न्यूली फॉर्म्ड है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जो छोटा सा ग्रीन कलर का पैच आपको दिख रहा है वो आरएनए प्राइमर का है। हमें आरएनए नहीं चाहिए, हमें तो डीएनए चाहिए। आरएनए प्राइमर ने नया डीएनए बनाने में तो हेल्प कर दिया, लेकिन अब आरएनए को वहां से हटना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें काम में लेनी होगी एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम होती है, वो एंजाइम क्या करती है? वो एंजाइम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करती है। कैसे करेंगे? आरएनए की शुगर होती है राइबोज, उसको कन्वर्ट कर दो डीऑक्सीराइबोज में, और आरएनए में जहां जहां यूरेसिल होता है वहां वहां उसको रिप्लेस कर दो थाइमिन से, तो आरएनए बन गया डीएनए। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करती है? डीएनए पॉलीमरेज 1 इस छोटे से आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देती है, और इसी के साथ एक नया डीएनए कंप्लीट 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन जाता है। तो यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और ये लास्ट पॉइंट आपने लिखा था। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। Since the two strands of DNA run in anti-parallel direction, the two templates provide different ends for replication. Replication over the two templates thus proceeds in opposite direction. तो क्या समझ में आया आपको इस पॉइंट से? हमारे जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये अगर 3 to 5 है तो ये 5 to 3 होगा, इसको एंटी पैरेलल कहते हैं। तो हमने ऊपर वाले स्ट्रैंड को कॉपी करके नया डीएनए स्ट्रैंड बनाया। कॉपी किस डायरेक्शन में हुआ? कॉपी हुआ 5 to 3, मतलब पेरेंट का जो 3 है वहां से कॉपी हुआ। तो कॉपी इस डायरेक्शन में हुआ, ऐसे कॉपी इस डायरेक्शन में हुआ। क्यों इस डायरेक्शन में हुआ? क्योंकि पेरेंट का 3 प्राइम जहां होता है कॉपी वहां से स्टार्ट होता है, लेकिन नीचे वाले डीएनए में पेरेंट का 3 प्राइम यहां पे है। ये पेरेंट का 3 प्राइम है, इसे आपको 3 कहना है। तो नीचे वाले डीएनए में, ऊपर वाले डीएनए में पेरेंट का 3 प्राइम एक एंड पे है, लेकिन नीचे वाले डीएनए में पेरेंट का 3 प्राइम बीचों बीच है, एंड पे नहीं है। तो यहां पे जो नया डीएनए बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। फिर से एक बार, पेरेंट का 3 प्राइम जहां होता है नया डीएनए वहीं से बनता है। अब ऊपर वाले डीएनए में पेरेंट का 3 प्राइम यहां है तो डीएनए इस डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन नीचे वाले डीएनए स्ट्रैंड में पेरेंट का 3 प्राइम यहां है तो डीएनए इस डायरेक्शन में बनेगा। तो दोनों साइड जो नया डीएनए बनता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, क्योंकि हमारा डीएनए एंटी पैरेलल है। Got it? So please note down this point.
Okay, so let us move towards next point. One strand with polarity 3' to 5' form its complementary continuously because listen carefully now, 3' end of the letter is always open for elongation. It is called leading strand. देखो आपको दो पेरेंटल दिख रहे हैं, दो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड दिख रहे हैं. मैंने दोनों पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड ब्लैक कलर से बनाए हैं. इसकी पोलैरिटी 3' है, जो 3' ओपन है, आपको दिख रहा है आगे कुछ भी नहीं है. तो ये जो 3' है उसका ओपन एंड है कि नहीं? ओपन एंड है. अब नीचे वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसका ओपन एंड में क्या प्रेजेंट है? उसके ओपन एंड में 5' प्रेजेंट है. ऊपर वाले डीएनए स्ट्रैंड के ओपन एंड पे 3' प्रेजेंट है और नीचे वाले डीएनए स्ट्रैंड के ओपन एंड में 5' प्रेजेंट है. ओके, अब है ना, हमें हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो पेरेंट के 3' से स्टार्ट होता है. तो यहां पे जो 3' ओपन एंड पे प्रेजेंट है, ओपन एंड मतलब आगे कुछ नहीं है, तो ओपन एंड पे प्रेजेंट है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस चलता है. क्योंकि 3' ओपन होता है तो ही डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस चलता है. अब नीचे वाले स्ट्रैंड पे 5' ओपन है, 3' ओपन नहीं है, ओपन एंड नहीं है, 5' का ओपन एंड है. तो 3' कहां हुआ? 3' यहां हुआ. तो क्या आपको 3' ओपन लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि उसके इस साइड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं. तो नीचे वाले स्ट्रैंड में 3' ओपन एंड नहीं बनाता और ऊपर वाले स्ट्रैंड में 3' ओपन एंड बनाता है. तो जिस पेरेंटल स्ट्रैंड में 3' ओपन एंड बनाता है वहां का डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली चलता है और ऐसे पेरेंटल स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड. तो ऊपर वाले पेरेंटल स्ट्रैंड का 3' एंड ओपन है, तो ऊपर वाले पेरेंटल स्ट्रैंड को कॉपी करके नया डीएनए कंटिन्यूअसली बनेगा, वो हमने बना भी दिया है. तो ये वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड. तो लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा पेरेंटल स्ट्रैंड होता है? लीडिंग स्ट्रैंड वो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है जिसका 3' एंड ओपन होता है और उसका रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है. गॉट इट? तो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है. देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है replication is discontinuous on the other template with polarity 5' to 3' because only a short segment of DNA can be built in 5' to 3' direction due to exposure of a small stretch of template at one time. Now listen carefully. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जिस पेरेंट डीएनए का 3' एंड ओपन होता है, इसका है, तो वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस चलता है. हमने चला लिया कंटिन्यूअस और नया डीएनए बन गया. 5' टू 3' नया डीएनए बन गया. लेकिन जिस पेरेंटल स्ट्रैंड का
3 प्राइम एंड ओपन नहीं है, इसका 3 प्राइम एंड ओपन नहीं है क्योंकि दोनों साइड डीएनए है, तो इसका 3 प्राइम एंड ओपन नहीं है। तो जिस पेरेंटल स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड ओपन नहीं होता, वहां पे नया डीएनए कंटिन्यूअसली नहीं बनता, वहां पे नया डीएनए छोटे छोटे पीसेस में बनता है, बिकॉज पेरेंटल डीएनए भी छोटे छोटे पीसेस में ही अवेलेबल होता है। तो जिस पेरेंटल स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड ओपन नहीं होता, इसका ओपन नहीं हो रहा, तो यहां जो डीएनए रेप्लिकेशन अभी मैंने बाकी छोड़ा है, क्यों बाकी छोड़ा है? क्योंकि आपको यह समझाना है कि यहां का डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में होगा। गॉट इट? आगे देखो, शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट in honor of scientist Reiji Okazaki of Japan in 1968। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पे मैंने आरएनए प्राइमर तो बना ही दिया है। अब जो नया डीएनए बनेगा वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा। जो नया डीएनए बनेगा वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा, कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। 5 प्राइम से स्टार्ट हुआ था, यहां 3 प्राइम पे खत्म हो जाएगा। तो नया डीएनए 5 to 3 बन तो गया, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं बना, छोटे छोटे टुकड़ों में बना। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े यहां पे है, इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे है, इसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था। तो वेरी सिंपल है, जिस पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 to 3 होती है, वहां डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस नहीं होता, और जिस पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5 होती है, वहां का डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है। इसका रीजन ये है कि जिस पेरेंटल स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5 होती है, वहां 3 एंड ओपन रहता है, तो रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस चलता है। 3 ओपन 3 एंड हमेशा अवेलेबल होता है रेप्लिकेशन के लिए, इसलिए रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस चलता है। लेकिन जिस पेरेंटल स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 to 3 होती है, उसका 3 ओपन एंड नहीं रखता। ओपन एंड नहीं रखने से वो रेप्लिकेशन के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं होता, थोड़ा 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 अवेलेबल होता है। तो थोड़ा 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 अवेलेबल होता है, तो वो कॉपी भी थोड़ा थोड़ा ही होता है। इसीलिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में नया डीएनए मिलता है, जिसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। वेरी सिंपल, आगे देखो, ईच ऑफ दम हैज 1000 to 2000 बाई इन बेस पेयर इन प्रोकैरियोट्स and 100 to 200 base pair in eukaryotes, मतलब 1000 to 2000 in prokaryotes and 100 to 200 in eukaryotes। तो जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें 1000 तक के ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और यूकैरियोट में 100 से 200 तक ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो आई थिंक ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। तो यू हैव टू नोट डाउन दिस 3 पॉइंट्स।
ओके, सो आई थिंक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट वाला कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया. लेट्स मूव अहेड. RNA primer is also required every time a new Okazaki fragment is to be built. अब देखो ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है. मैंने यहाँ पे कितने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनाए? 1 2 3 4 5. तो अब प्रॉब्लम क्या है पता है? देखो ये जो पीस ऑफ डीएनए है वो पूरा नया बना है, ये पीस पूरा नया बना, ये पूरा नया बना, ये पूरा नया बना और ये भी पूरा नया बना. तो जितने भी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स यहाँ पे नए बने हैं उनको बनाने के लिए वापस पहले आरएनए प्राइमर चाहिए. दिस इज कॉल्ड स्पेशल मगजमारी. तो क्या होता है स्पेशल मगजमारी में? स्पेशल मगजमारी में पहले यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनेगा और फिर डीएनए बनेगा जिसे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं. तो पहले छोटा सा आरएनए प्राइमर बनेगा, फिर वहां पे छोटा सा डीएनए बनेगा. तो यहाँ जितने भी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट सेट हुए हैं वो सारे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को बनाने के लिए नए आरएनए प्राइमर चाहिए. तो मैंने यहाँ पे टोटल 5 ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनाए हैं. तो 5 ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनाने के लिए मुझे 5 आरएनए प्राइमर चाहिए. जबकि ऊपर कितने आरएनए प्राइमर चाहिए थे? ओनली 1 आरएनए प्राइमर से पूरा कंटिन्यूअस नया डीएनए बन गया. लेकिन यहाँ जितने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को आप सेट करोगे उतने नए आरएनए प्राइमर आपको चाहिए. गॉट इट? फिर आगे देखो. After replacing RNA primer with deoxyribonucleotides and their polymerization, Okazaki fragments are joined together by means of enzyme DNA ligase. तो अब क्या होगा? Exactly क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 ये 5 पीस ऑफ आरएनए प्राइमर है ऐसा आप समझो. पहले अभी मैंने बताया ना ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनाने के लिए पहले आरएनए प्राइमर को सेट करना पड़ता है. तो ये 1 एक्चुअली ये ऊपर वाले को भी गिन लेना. तो 1 2 3 4 5 6 कितने आरएनए प्राइमर है? टोटल 6 आरएनए प्राइमर है. अगर हमें डीएनए बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? ये जो 6 आरएनए प्राइमर है इनको हमें डीएनए में कन्वर्ट करना होगा. और ये काम कौन कर सकता है? ये काम डीएनए पॉलीमरेज 1 कर सकता है. तो डीएनए पॉलीमरेज 1 ये सारे आरएनए प्राइमर को डीएनए में कन्वर्ट करेगा. नंबर 2 डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? आपको गैप दिख रहा है? ये दो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के बीच में गैप है, इन दो के बीच में गैप है, इन दो के बीच में गैप है, इन दो के बीच में गैप है और इन दो के बीच में गैप है. तो वो जो गैप्स है ना वो भी डीएनए पॉलीमरेज 1 ही भरेगा. गैप्स भर दिए. अब क्या करना होगा? ये सारे टुकड़ों को ज्वाइंट करना होगा. सारे टुकड़ों को ज्वाइंट करने के लिए फेविकॉल चाहिए और हमारे सेल के फेविकॉल को कहते हैं डीएनए लिगेस. तो ये जितने भी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं और इनके बीच की स्पेस है वो सब को ज्वाइंट करना पड़ेगा और ज्वाइंट करने के लिए हमें चाहिए डीएनए लिगेस. ओके, तो फिर से एक बार रिपीट करें. तो ये जितने भी टुकड़े अभी सेट किए वो आरएनए प्राइमर है. इनको हमें डीएनए में कन्वर्ट करना होगा. उसके लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज 1 चाहिए. फिर दो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के बीच में जो छोटे छोटे गैप है उसको भी भरना पड़ेगा. उसके लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज 1 चाहिए. जब पूरे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्चुअली वो आरएनए है ना, तो वो जब डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पेस भर जाती है, तो ये सारे टुकड़ों को ज्वाइंट करना होगा. इन सारे टुकड़ों को ज्वाइंट करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है डीएनए लिगेस. गॉट इट? देन आफ्टर DNA strand built up by Okazaki fragment is called lagging strand. तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जहां पे बना वो वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, मतलब ये वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड है इसको हम कहेंगे द लैगिंग स्ट्रैंड. इसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड. इन शॉर्ट जिस पेरेंटल डीएनए पे नया डीएनए कंटिन्यूअस बनता है उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और जिस पेरेंटल डीएनए पे नया डीएनए कंटिन्यूअसली नहीं बनता उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. ओके, तो ये तीन पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं. प्लीज नोट इट डाउन.
ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज कंप्लीटेड एंड अच्छे से समझ में आ गया है आपको. नाउ as one strand grows continuously while other strand is formed discontinuously, DNA replication is semi discontinuous. तो क्या पता चलता है, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनता है, एक डिसकंटिन्यूअस बनता है. अगर दोनों कंटिन्यूअस बनते तो हम कहते हैं कंटिन्यूअस, अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस बनते तो हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस. लेकिन एक कंटिन्यूअस बनता है, एक कंटिन्यूअस नहीं बनता, तो हम कहते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस. क्या कहते हैं? सेमी डिसकंटिन्यूअस. तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, तो एक तो हमें पता है सेमी कंजर्वेटिव होता है, और आज एक नया वर्ड और सीख रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है. What does that mean? Semi discontinuous mean one new DNA strand is synthesized continuously and another new DNA strand is synthesized discontinuously. तो इसको हम कहते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस. गॉट इट? तो ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन. मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया. अब हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है प्रूफ रीडिंग. ये लास्ट टॉपिक है, बट बिफोर दैट प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. Okay, so let us discuss the last point of DNA replication. वो है प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कोई मिस्टेक हुई कि नहीं वो चेक करना. A wrong base is sometime introduced during the replication. DNA polymerase 3 is able to sense the same. It goes back, removes the wrong base, allows addition of proper base and then proceed forward. तो यहाँ पे देखो, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है या होती है, वो नया डीएनए किस डायरेक्शन में बनाती है? डीएनए पॉलीमरेज 3 नया डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाती है. किस डायरेक्शन में बनाती है? डीएनए पॉलीमरेज 3 न्यू डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाती है. तो इसका मतलब ये होता है कि डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से अपना काम चालू किया 5 प्राइम से, और नया डीएनए बनाते बनाते वो कहां आ गई? वो आ गई 3 प्राइम पे. तो नया डीएनए बनना बंद हुआ 3 प्राइम पे. ठीक है, लेकिन एक बार नया डीएनए बन गया तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम खत्म नहीं हो गया. अब डीएनए पॉलीमरेज 3 वापस उल्टी डायरेक्शन में जाएगी 3 to 5, और उल्टे डायरेक्शन में जाके ये चेक करेगी कि जो नया डीएनए बना है उसमें कोई रॉन्ग नाइट्रोजन बेस तो ऐड नहीं हो गया. फॉर एग्जांपल, पेरेंट पे एडिनाइन है तो नए डीएनए पे थाइमिन होना चाहिए, लेकिन कभी-कभी बाय मिस्टेक थाइमिन के बदले यूरेसिल आ जाता है, या फिर बाय मिस्टेक थाइमिन के बदले ग्वानिन आ जाता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रॉन्ग बेस इनकॉर्पोरेशन कहते हैं. तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो जब 5 to 3 नया डीएनए बना लेता है तो वो 3 to 5 वापस जाके चेक भी करता है कि कोई गलत नाइट्रोजन बेस तो ऐड नहीं हो गया. अगर गलत नाइट्रोजन बेस ऐड हुआ तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 उसको पहचान सकता है. मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास ये पावर है कि वो मिस्टेक्स या रॉन्ग नाइट्रोजन बेस को पहचान सकता है और उसको करेक्ट भी कर सकता है. ओके, उसको करेक्ट भी कर सकता है. तो ये हमारे डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक पावर है. DNA polymerase 1 removes the mismatch or wrong nucleotides if present and synthesize a correct replacement by using the intact strand as template. The newly formed segment is sealed by DNA ligase. तो exactly यहाँ पे क्या होता है? DNA polymerase 3 मिस्टेक को पहचानती है, लेकिन मिस्टेक को इंप्रूव कौन करता है? मिस्टेक को इंप्रूव DNA polymerase 1 करता है. ये उसका काम है. तो DNA polymerase 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाके मिस्टेक को पहचानती है, मिस्टेक को ढूंढ लेती है. ढूंढने के बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, जहां मिस्टेक हुई है वहां से डीएनए को कट करता है,
रॉन्ग नाइट्रोजन बेस हटाता है, राइट नाइट्रोजन बेस इनकॉर्पोरेट करता है। और राइट नाइट्रोजन बेस किसके बेसिस पर होगा? पेरेंटल डीएनए के बेसिस पर होगा। अगर पेरेंटल डीएनए पे एडिनाइन है तो न्यूली फॉर्म डीएनए पे थाइमिन आना चाहिए, लेकिन बाय मिस्टेक यूरेसिल आ गया, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए पॉलीमरेज 3 उस वहां पे मिस्टेक पहचानेगी। डीएनए पॉलीमरेज 1 यूरेसिल को हटा देगा, काट के हटा देगा, और उसके बदले थाइमिन रख देगा। अब जो थाइमिन रख दिया उसको ज्वाइंट भी तो करना पड़ेगा, तो डीएनए लिगेज वहां पे थाइमिन को न्यू डीएनए स्ट्रैंड के साथ ज्वाइन कर देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 मिस्टेक पहचानता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 मिस्टेक को करेक्ट कर लेता है और लिगेज करेक्टेड मिस्टेक वाली जगह पे डीएनए को जोड़ देता है। दिस इज हाउ प्रूफ रीडिंग इज डन। और ऐसा करके हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में म्यूटेशन को अवॉइड किया जाता है। अगर कोई मिस्टेक ही रह गई तो इसको कहते हैं डीएनए कॉपी एरर, और डीएनए कॉपी एरर इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। हो सकता है इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बेनिफिट ना हो, या हो सकता है इससे आपको नुकसान भी हो, तो ऐसे म्यूटेशंस नहीं रहने चाहिए। तो दिस इज हाउ द मिस्टेक्स आर इंप्रूव्ड। तो आई थिंक आपको प्रूफ रीडिंग पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है, हमारा न्यू टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। बट बिफोर दैट प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम दैट इज रिटन ऑन, दैट इज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। ये डायग्राम आपको बनाना है। बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम के बिना आप रेप्लिकेशन समझाओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे।
इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क नाम देंगे इस डायग्राम को, रेप्लिकेशन फॉर्क, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, वाई शेप स्ट्रक्चर। Okay, so this is all about replication. Now let us start our new process जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन. प्लीज गिव द टाइटल ट्रांसक्रिप्शन. Okay, so the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं. अभी हमने रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है. रेप्लिकेशन में हमने उन दोनों स्ट्रैंड को कॉपी करके नया डीएनए बनाया था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में हम दोनों में से कोई भी एक स्ट्रैंड को ही कॉपी करेंगे. तो रेप्लिकेशन में हम दोनों स्ट्रैंड को कॉपी कर रहे थे, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में हम दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड को कॉपी करेंगे और एक स्ट्रैंड को कॉपी करके आरएनए बनाएंगे. रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनेगा. ओके, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं. अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में जो डीएनए है उसके पास हमारे सेल में प्रोटीन बनाने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है. ओके, जो डीएनए होता है उसके पास हमारे सेल में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, बिकॉज मेटाबॉलिज्म करने के लिए प्रोटीन चाहिए. और मेटाबॉलिज्म हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिस्टिंग्विशिंग या बेसिक क्राइटेरिया है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो मेटाबॉलिज्म तो करेगा ही. बिना मेटाबॉलिज्म के हम किसी को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते. और मेटाबॉलिज्म करने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए. और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास, लेकिन डीएनए हमारे न्यूक्लियस में होता है और प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनता है. तो जो डीएनए होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म भेजता है थ्रू आरएनए. डीएनए खुद न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म आके इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि डीएनए एक बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है और उसके लिए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जाना और जेनेटिक इंफॉर्मेशन देके वापस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस आना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है और वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है. अगर वो बार बार न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस आएगा जाएगा तो डैमेज होने के चांसेस भी है. तो डीएनए क्या करता है, खुद कहीं नहीं जाता, अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके एक आरएनए बनाता है. दैट मींस के डीएनए की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आरएनए के पास आ जाती है, और आरएनए वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जाता है, क्योंकि आरएनए छोटा मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाता है. सो हम जो अभी प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो एक सिंपल प्रोसेस है. हमें ये पढ़ना है कि डीएनए में से आरएनए कैसे बनता है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. और इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स काम नहीं आते, दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड ही काम आता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट पॉइंट देखो. Here also the principle of complementarity governs the process of transcription, except the adenosine now form base pair with uracil instead of thymine.
तो मैंने आपको अभी समझाया तो एक सेंटेंस यूज किया कि डीएनए को कॉपी करके आरएनए बनाते हैं। हमने लास्ट जो प्रोसेस कंप्लीट की रेप्लिकेशन, उसमें हम डीएनए को कॉपी करके डीएनए बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉपी करके? कॉपी करके का मतलब होता है कि डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, नए डीएनए में उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आएंगे। सिमिलरली डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आरएनए में आएंगे। बस फर्क इतना होगा कि अगर डीएनए का सीक्वेंस ATATGACAG है, ये हमारे डीएनए का सीक्वेंस है, तो इसको कॉपी करके अगर आपको आरएनए बनाना है तो कॉम्प्लीमेंटारिटी वर्क करेगा। इसको कॉपी करके अगर आपको आरएनए बनाना है तो कॉम्प्लीमेंटारिटी वर्क करेगा। कॉम्प्लीमेंटारिटी मतलब एडेनाइन के सामने थाइमिन आएगा और थाइमिन के सामने यूरेसिल आएगा, क्योंकि जो डीएनए आरएनए होता है उसमें, सॉरी मिस्टेक हुई, एडेनाइन के सामने यूरेसिल आएगा, थाइमिन के सामने एडेनाइन, एडेनाइन के सामने यूरेसिल, टी के सामने ए, जी के सामने सी, ए के सामने यू, सी के सामने जी, ए के सामने यू, जी के सामने सी। ये कॉम्प्लीमेंटारिटी वर्क करेगा। बस डिफरेंस ये होता है कि जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन नहीं होता है, तो एडेनाइन के सामने आपको यूरेसिल लगाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ थाइमिन आरएनए के पास यूरेसिल होता है। तो डीएनए में जहां जहां एडेनाइन होगा, आरएनए में वहां वहां यूरेसिल होगा। बाकी सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करता है एज इट इज। थाइमिन के सामने एडिनाइन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। इसे कॉम्प्लीमेंटारिटी कहते हैं। मतलब डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा उसको कॉपी करके जब आरएनए बनेगा तो आरएनए के पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आएगा। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई अच्छे से। नाउ however, unlike in the process of replication, which one set in the total DNA of organism gets duplicated, in transcription only a segment of DNA and only one strand of DNA is copied into RNA। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो पूरा डीएनए कॉपी होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो पूरा का पूरा डीएनए कॉपी होता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते हैं। ये दो चीज आपको डीएनए रेप्लिकेशन में ध्यान रखनी है। अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है।
तो डीएनए रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए कॉपी होके नया बनता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होके नए दो स्ट्रैंड्स बनते हैं। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता। जब हम आरएनए बनाते हैं, मतलब जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक छोटा सा पार्ट ही कॉपी होता है जिसे सेगमेंट ऑफ डीएनए कहते हैं। ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड। ऐसा क्यों होता है? ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है पता है? ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए का मतलब होता है जीन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन में हम सिर्फ एक जीन कॉपी करते हैं, पूरा का पूरा डीएनए कॉपी नहीं करते। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन का लॉजिक समझाया था। ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है? ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बनाने के लिए होता है जिससे प्रोटीन बने। कितने प्रोटीन बने? एक प्रोटीन बने। तो एक आरएनए एक प्रोटीन बना सकता है। तो एक आरएनए बनाने के लिए हमें डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट चाहिए जिसे हम कहते हैं जीन। हमारे डीएनए में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं। ओके, वो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स में से एक जीन के पास एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। तो सपोज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीन्स है 25,000, तो वो 25,000 जीन्स के पास 25,000 प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन होती है अगर सारे जीन काम करे तो। ओके, हम ऐसा बिलीव करते हैं कि अभी सारे जीन्स एक्टिव होते हैं। एक्चुअली एक्टिव नहीं होते हैं, पर हम अभी ऐसा बिलीव करते हैं कि सारे जीन्स एक्टिव होते हैं। तो अगर हमारे पास 25,000 जीन्स है, सारे के सारे एक्टिव है, तो एक जीन एक प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो 25,000 जीन्स 25,000 प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। और एट अ टाइम हमें एक प्रोटीन चाहिए होता है, या दो प्रोटीन चाहिए होता है, या तीन प्रोटीन चाहिए होता है। सपोज एट अ टाइम हमें एक प्रोटीन चाहिए होता है, तो हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके एक आरएनए बनाता है। लेकिन एट अ टाइम अगर हमें तीन प्रोटीन चाहिए होते हैं, तो हमारे डीएनए तीन बार ट्रांसक्रिप्शन करके तीन नए मैसेंजर आरएनए बनाता है, जिससे आगे तीन नए प्रोटीन्स बनेंगे। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें डीएनए का एक स्ट्रैंड ही कॉपी होता है, लेकिन वो एक स्ट्रैंड का भी एक छोटा सा पार्ट ही कॉपी होता है जिसे हम कहते हैं अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, या फिर हम कहते हैं जीन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए कॉपी होता है और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट ही कॉपी होता है जिसे आप जीन नाम दे सकते हो। एंड सेकेंड, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें only one strand is copied। तो जो रेप्लिकेशन होता है उसमें दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं, और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है। तो आपको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। Why both the strands are not copied during transcription has the simple answer। तो ओके, अब हम अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दो स्ट्रैंड के बदले सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है। तो इसका रीजन क्या है? पहला रीजन, इफ बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट देन दे वुड कोड फॉर अ आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंस, एंड इन टर्न if they code for proteins the sequence of amino acids in the protein would be different। तो ये सेंटेंस मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली बताता हूं। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा बिलीव करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा बिलीव करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते हैं। तो मैं डीएनए का एक स्ट्रैंड बना रहा हूं, वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो है ATGACAG। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड मैंने बनाया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा स्ट्रैंड होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, TATACTGTC। तो ये रहे डीएनए के दो स्ट्रैंड। अब हमें इन दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करना है। हमें इन दोनों स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो डीएनए का जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है उससे पहला आरएनए बनेगा।
और वो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ए के सामने आएगा यू, टी ए, ए यू, टी ए, जी सी, ए यू, सी जी, ए यू, जी सी, 3 प्राइम। ये हमारा डीएनए के पहले स्ट्रैंड का पहला आरएनए बन गया। मैंने रेप्लिकेशन में भी आपको बताया था कि पेरेंट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है नए बनने वाले स्ट्रैंड की उससे ऑपोजिट पोलैरिटी होती है। पेरेंट स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो नया बनने वाला आरएनए होगा 5 टू 3। तो ये हमारा पहला आरएनए है जो डीएनए के पहले स्ट्रैंड को कॉपी करके बन रहा है। अब सेकंड आरएनए की बात करते हैं, वो डीएनए के सेकंड स्ट्रैंड को कॉपी करके बनेगा। तो देखो टी वो होगा 3 प्राइम, टी ए, ए यू, टी ए, ए यू, सी जी, टी ए, जी सी, टी ए, सी यू, सी जी। तो ये डीएनए के सेकेंड स्ट्रैंड को कॉपी करके सेकेंड आरएनए बन गया। कितने आरएनए बने? 2। पर इन 2 आरएनए में से एक्चुअली एक ही आरएनए ऐसा है जिसके पास राइट कोड है, लेकिन यहां तो 2 आरएनए बन गए। अब ये जो आरएनए 1 है, ये जो आरएनए 1 है वो बनाएगा प्रोटीन 1, और ये जो आरएनए 2 है वो बनाएगा प्रोटीन 2। अब यहां पे 2 प्रोटीन बने तो ऑब्वियसली इसमें से एक ही प्रोटीन काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि वो गलत कोड से बना है। यहां पे 2 आरएनए में से एक ही आरएनए काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि वो गलत कोड लेके आया है। तो ऐसी गड़बड़ ना हो, 2 प्रोटीन ना बने, इसलिए हम डीएनए का कोई भी एक स्ट्रैंड कॉपी करके कोई भी एक ही आरएनए बनाते हैं। ओके, तो एक आरएनए बनेगा। मान लो कि ये वाला आरएनए नहीं बनना चाहिए, तो फिर ये वाला प्रोटीन भी नहीं बनना चाहिए, तो फिर एक आरएनए होगा, एक प्रोटीन होगा जो एक एंजाइम बनाएगा और मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा। ओके, तो अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉपी हुए तो एक राइट आरएनए बनेगा, एक रॉन्ग आरएनए बनेगा, और दोनों आरएनए प्रोटीन बनाएंगे तो एक राइट प्रोटीन बनेगा, एक रॉन्ग प्रोटीन बनेगा। हमें ये रॉन्ग वाले नहीं बनाने हैं, इसलिए हम डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी करते हैं। दैट इज द लॉजिक। ओके, तो अब आपको ये पॉइंट कॉपी करना है, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट,
ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से. Hence, one segment of DNA would be coding for two different proteins, and this would complicate the genetic information ट्रांसफर मशीनरी. राइट, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमें एक मेटाबॉलिज्म के लिए एक एंजाइम चाहिए और एक एंजाइम के लिए एक प्रोटीन चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अगर हमारा डीएनए का दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाता है तो दो दो प्रोटीन बनेगा और ये दो दो प्रोटीन हमारे मेटाबॉलिज्म मशीनरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी या पूरी तरह से डैमेज कर देगी. तो हमें दो प्रोटीन्स नहीं बनाने हैं, हमें एक राइट प्रोटीन बनाना है. और राइट प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए के दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड को ही हम कॉपी करेंगे, दूसरे स्ट्रैंड को हम कॉपी नहीं करेंगे. गॉट इट? तो ये एक सिंपल सा पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया. नाउ second, the two RNA molecules, if produced simultaneously, would be complementary to each other and hence would form a double stranded RNA. एक और प्रॉब्लम है. देखो यहां पे मैंने दो आरएनए बनाए, RNA1 RNA2. अगर आप दोनों आरएनए को गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. देखो UA AU UA AU CG UA GC UA CG. तो ये जो दोनों आरएनए बने हैं वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. अब आप वापस इमेजिन करो कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते हैं. तो अगर ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते हैं तो दो आरएनए बनेंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. तो वो दो आरएनए क्या करेंगे पता है? ये दो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ज्वाइन हो जाएंगे. अगर 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 ये दोनों आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो हमें यहां पे मिलेगा हमें क्या मिलेगा? हमें यहां पे मिलेगा डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए. तो अगर ये दोनों आरएनए के बीच में न्यूक्लियो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं तो हमें यहां पे मिलेगा डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए. अगर डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए मिलता है तो क्या फर्क पड़ता है? लेट्स सी. This would prevent RNA from being translated into protein and exercise of transcription would become a futile one. अब इससे क्या होगा कि अगर ये दोनों आरएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और वो डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो ये डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए प्रोटीन नहीं बना सकता. प्रोटीन बनाने के लिए हमें सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए ही चाहिए बिकॉज प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं और ट्रांसलेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए कर सकता है, डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए नहीं कर सकता क्योंकि डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए स्टेबल हो गया है और स्टेबल आरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर सकता. जो सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए होता है वो रिएक्टिव होता है, वो एंजाइम की तरह भी बिहेव कर सकता है. मैंने आपको डीएनए वर्सेस आरएनए में पढ़ाया था. तो जो सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए होता है वो रिएक्टिव होता है, वो ट्रांसलेशन कर सकता है. लेकिन डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए में क्या होता है? आरएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को स्टेबल कर देते हैं तो वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकता. तो अगर हमें प्रोटीन बनाना है इन शॉर्ट तो हमें सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए चाहिए और सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए के लिए हमें एक ही डीएनए स्ट्रैंड को कॉपी करना होगा. तो ओवरऑल ये चीज क्लियर हो जाती है कि डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है. ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए. नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं लेकिन उसके पहले आपको ये दो पॉइंट नोट डाउन करने हैं. प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट.
नेक्स्ट पॉइंट, ओके, सो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का जो इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो गया. नाउ प्लीज गिव द टाइटल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट टॉपिक हमें स्टडी करना है. अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है तो एग्जैक्टली हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, और वो सारे कंपोनेंट्स मिलके एक यूनिट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. व्हाट इज दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, वो भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. So what is this transcription unit? A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in DNA: a promoter, a structural gene and a terminator. देखो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें एक आरएनए बनाना है. आरएनए बनाने का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आरएनए बनाने के लिए हमें जो डीएनए सेगमेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए आरएनए बनाने के लिए, हमें आरएनए बनाने के लिए डीएनए का सेगमेंट चाहिए. लेकिन डीएनए के सारे सेगमेंट आरएनए नहीं बना सकते. तो डीएनए का कौन सा सेगमेंट आरएनए बना सकता है? डीएनए का वो सेगमेंट आरएनए बना सकता है जिसके पास 3 एरियाज होते हैं. एक एरिया को कहते हैं प्रमोटर, एक एरिया को कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और एक एरिया को कहते हैं टर्मिनेटर. अगर किसी डीएनए सेगमेंट के पास ये 3 एरिया होते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना सकता है. और अगर किसी डीएनए सेगमेंट के पास ये 3 में से कोई भी एक एरिया नहीं होता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता. ओके, सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए ये 3 एरियाज का होना जरूरी है. गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, there is a convention in defining the two strands of DNA in the structural gene of a transcription unit. Since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in one direction, that is 5 prime to 3 prime, the strand that has the polarity 3 prime to 5 prime act as a template and it's also referred to as a template strand. Okay, अब अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड कॉपी होता है. अब हमें यह बताना है कि एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होता है. ओके, अब देखो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है. तो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. ओके, तो ये जो है वो हमारा डीएनए है.
और ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है, आपको इस डायरेक्शन में रीड करना है, इन दिस डायरेक्शन। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला एक स्ट्रैंड है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला एक स्ट्रैंड है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आरएनए बनाने के लिए इन दो में से सिर्फ एक स्ट्रैंड ही कॉपी होगा। नाउ द क्वेश्चन इज के इन दोनों में से कौन सा कॉपी होगा। हमें क्या बनाना है, हमें आरएनए बनाना है। और किसको कॉपी करके बनाना है, डीएनए को कॉपी करके बनाना है। तो डीएनए को कॉपी करके नया आरएनए बनाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए। ओके, तो हम डीएनए को कॉपी कर रहे हैं, इसलिए पूरी प्रोसेस डीएनए पे डिपेंडेंट है। तो डीएनए डिपेंडेंट, और हम आरएनए बना रहे हैं। आरएनए भी एक टाइप का पॉलीमर है, तो उसको बनाने वाली जो केमिकल रिएक्शन होगा उसे हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन करने वाली एंजाइम को कहेंगे पॉलीमरेस। तो हमारी जो एंजाइम यहाँ पे है आरएनए बना रही है और डीएनए को कॉपी करके बना रही है, सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेस। ये एंजाइम नया आरएनए बनाती है। जैसे मैंने आपको रेप्लिकेशन में भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये एंजाइम अपना काम एक फिक्स डायरेक्शन में करती है, हर किसी डायरेक्शन में नहीं करती है। ये जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेस, ये एंजाइम नया आरएनए बनाती है, वो तो आपको पता ही है। ये एंजाइम नया आरएनए बनाती है, बट इन अ डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, ये नया आरएनए बनाती है बट इन अ डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका मतलब कि जब भी नया आरएनए बनेगा, वो नया आरएनए बनेगा इन अ डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका मतलब यह हुआ कि जिस डीएनए को हम कॉपी करेंगे वो होना चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, फिर से एक बार, अगर नया आरएनए बन रहा है इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो जिस डीएनए को वो कॉपी करके बन रहा है वो डीएनए होना चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहां पे कौन सा डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो किसको कॉपी करेंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले डीएनए को कॉपी करेंगे। तो ये जो डीएनए है ये बन जाता है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हम कॉपी करेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए को, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम का डीएनए अपना कोड हमें देने वाला है, तो उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसे हम कॉपी करेंगे। और जो नया आरएनए बनेगा वो बनेगा इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट कॉपी करना है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो आपको एक चीज समझ में आ गई। तो जो नया आरएनए बनेगा वो होगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन,
तो जो डीएनए कॉपी होगा वो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। आगे बढ़ते हैं। द अदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द सीक्वेंस सेम एज आरएनए इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो डीएनए का सेकंड वाला स्ट्रैंड होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब ये ऊपर वाला स्ट्रैंड डीएनए का और नीचे वाला स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। ओके, रेप्लिकेशन में जैसे हमने सेपरेट किया था, किस एंजाइम ने किया था डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट रेप्लिकेशन में? हेलिकेस एंजाइम ने किया था। सिमिलरली यहां भी सेम काम होगा। जो हेलिकेस एंजाइम होगी वो क्या करेगी? इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगी। ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो चला जाएगा मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें मैं आपको बताता हूं। सपोज हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को यहां पे लिख देते हैं। यहां पे है ए टी ए जी सी ए जी टी ए। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएंगे टी ए टी सी जी टी सी ए टी। ये हो गया इसके कॉम्प्लीमेंट्री। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। ओके, ये रहे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये डीएनए का हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड। अब कौन पार्टिसिपेट करता है आरएनए बनाने में? आरएनए बनाने में 3 प्राइम टू 5 प्राइम पार्टिसिपेट करता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोड से आरएनए बनेगा। तो जो न्यू आरएनए बनेगा वो आरएनए बनेगा इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ए वर्सेस यू, टी वर्सेस ए, ए यू, जी सी, सी जी, ए यू, जी सी, टी ए यू 3 प्राइम। तो ये जो बना वो हो गया नया आरएनए। अब आप है ना, जो नया आरएनए बना है और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए है उसको देखो। नया आरएनए बना है यू ए यू सी जी यू सी ए यू। अब आप इसको इस वाले डीएनए से कंपेयर करो जो कॉपी नहीं हुआ है, जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। टी यू दोनों सेम ही है। डीएनए में जिसे थाइमिन कहते हैं, आरएनए में उसे यूरेसिल कहते हैं, तो टी और यू सेम है। तो टी यू ए टी यू सी सी जी जी टी यू सी सी ए टी यू। क्या पता चल रहा है आपको कि डीएन जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड है उसका न्यूक्लियोटाइड और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड सेम है। ये हमारे डीएनए का एक जबरदस्त चीज है कि जो स्ट्रैंड कॉपी होता है उसका कोड तो आरएनए में नहीं आता, लेकिन जो स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी नहीं होता उसका कोड आरएनए में आ जाता है। तो हमने डीएनए में कॉपी किया था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो तो आरएनए में आया ही नहीं, और हमने जिसको कॉपी नहीं किया था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो आरएनए में आ गया। ओके, तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए है और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे दोनों सेपरेट हो जाते हैं। जो 5 टू 3 है वो डिस्प्लेस हो जाता है बिकॉज वो पार्टिसिपेट नहीं करता ट्रांसक्रिप्शन में। 3 प्राइम टू 5 प्राइम का कॉपी होता है और नया आरएनए बनता है। जब नया आरएनए बनता है तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज मिलती है कि जो नया आरएनए है उसका कोड और जो डीएनए कॉपी नहीं हुआ उसका कोड सेम है। ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो प्लीज कॉपी डाउन दिस पॉइंट।
ओके, सो आई थिंक आपको क्लियरली ये समझ में आ गया है पूरा कंसेप्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। Strangely, this strand is referred to as coding strand. All the reference point while defining a transcription unit is made with the coding strand. अब है ना, अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि डीएनए का जो स्ट्रैंड कॉपी नहीं होता उसका कोड, डीएनए का जो स्ट्रैंड कॉपी नहीं होता उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम है। इसलिए हम डीएनए के ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, और हम कोडिंग स्ट्रैंड को ही रेफरेंस मानते हैं, हम कोडिंग स्ट्रैंड को ही रेफरेंस मानते हैं, बिकॉज भले वो कॉपी नहीं हुआ लेकिन आरएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो उसी से मैच होता है। ओके, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो डीएनए है उसका न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सेम है, मतलब कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डीएनए और आरएनए एक दूसरे जैसे हैं, कोड मैच कर रहे हैं। तो भले 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डीएनए स्ट्रैंड कॉपी नहीं हुआ, भले 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डीएनए स्ट्रैंड कॉपी नहीं हुआ, लेकिन कोड तो उसी के आरएनए में आए हैं। इसलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं उसे? उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, और हम जब डीएनए को डिफाइन करेंगे तो टेम्पलेट के बेसिस पर नहीं करेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर करेंगे। कितना जबरदस्त चीज है, जो बेचारा कॉपी हुआ उसकी तो वैल्यू ही नहीं है और जो कॉपी नहीं हुआ उसकी वैल्यू हो जा रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिन होता है हमारे डीएनए में। ओके, तो देखो ये वाला आप खुद रीड करना, मैंने ऑलरेडी आपको बोर्ड पे बता दिया है, ये बहुत लंबा कोड है, इससे बेटर है मैंने जो बोर्ड पे आपको छोटा सा समझाया वो इजी रहेगा। तो आप इसको खुद रीड करते, आप इसको खुद रीड करो और जो नीचे क्वेश्चन पूछा है उसे खुद सॉल्व करो। मैंने आपको बोर्ड पे ऑलरेडी समझा दिया है, तो जस्ट रीड इट आउट। आप आपकी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड यहाँ पे आपको दिख रहा है वो टेम्पलेट है, और क्योंकि वो कॉपी होने वाला है, और 5 टू 3 प्राइम जो दिख रहा है वो कोडिंग है, क्योंकि उसी के कोड आरएनए में आएंगे। पता है ये सब क्यों होता है? ये सब कॉम्प्लीमेंटारिटी की वजह से होता है। हम डीएनए का जो स्ट्रैंड कॉपी करते हैं वो बेट्ठा कॉपी नहीं होता, बेट्ठा कॉपी मतलब एज इट इज कॉपी नहीं होता, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होता है। तो अगर कॉपी होने वाले डीएनए पे एडिनाइन है तो आरएनए में भी एडिनाइन ही आना चाहिए, बट एडिनाइन के बदले आरएनए में आता है यूरेसिल। इसको कॉम्प्लीमेंटारिटी कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंटारिटी क्या होता है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड कॉपी होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोड आरएनए में आते हैं, और आरएनए में आने वाले कोड डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड जैसे होते हैं, जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंटारिटी की वजह से गड़बड़ होती है। अगर कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं होता तो डीएनए एज इट इज कॉपी होता, तो फिर जो नया बनने वाला आरएनए है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जैसा होता, 5 टू 3 जैसा नहीं होता। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब ये डायग्राम है,
बट इसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। आज के लेक्चर में रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है और ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैंने स्टार्ट कर दिया है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो 3 एरियाज है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, वो हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। गुड बाय फॉर टुडे स्टूडेंट्स।